लेकिन सेकेंड वेव के बाद हम लोग फिर भी प्रयास किए, हमारे लोगों ने हमारी टीम ने काम किया। हम लोगों ने निगरानी समितियां गठित करके घर घर में स्क्रीनिंग करनी प्रारंभ कर दी, मेडिसिन बांटनी शुरू कर दी, गांव हो या शहर। जब मैं फील्ड में उतरा, हर जिले का दौरा करने लगा, फिर मुझे कहा, फिर मीडिया में चलने लगा, साहब ये तो गांव में अनियंत्रित हो गया। मैंने गांव की तरफ रुख किया और इनके रिपोर्टिंग के पहले ही मैंने सीरो सर्वे करवा दिया था, जिसमें सीरो सर्वे में आया कि 32% गांवों में संक्रमण कम या ज्यादा है, 68% गांव सुरक्षित हैं। तो जो 68% सुरक्षित थे, मुझे उनको पहले सुरक्षित करना था। 32 में हमारा कार्यक्रम चल रहा था, 29 को भी हमने सुरक्षित कर दिया। फिर कहा गया कि सब इनके रिपोर्ट गलत है, यूपी टेस्ट नहीं, यानी यूपी 4 लाख टेस्ट कर रहा था उस समय पर डे। कहा जा रहा था टेस्ट नहीं कर रहा है। वो सारे नेशनल उससे जुड़े हुए थे, पोर्टल से जुड़े हुए थे, टेस्ट घटा, जबकि 4 लाख टेस्ट हम पर डे कर रहे थे उस समय। फिर जब उनके सामने ये भी, मैं तो जहां जाता था वहीं पे मैं मीडिया ब्रीफिंग भी करता था, तो भैया मैं तो यहां आया हूं, आप यहां भी चेक कर लीजिए, अब कौन सच है ये भी देख लो। तब उन्होंने तीसरा उठाया, फिर गंगा का प्रकरण उठाया। देखिए, सच है कि पंचक के दौरान गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत शरीर को अग्नि संस्कार नहीं करते हैं, गंगा में प्रवाहित करते हैं। और उस दौरान उस तिथि के आने और कुछ संक्रमित भी रहे होंगे, कुछ वैसे भी अपनी मौत से भी मरे होंगे, लोग बीमारी से मरे होंगे, और अपनी उम्र के कारण भी कुछ लोगों की मौत हुई होगी। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है। आप 2012 की रिपोर्ट उठा के देखें मीडिया की, 2014 की रिपोर्टिंग उठा करके देखें, और मुझे लगता है कि दैनिक जागरण ने तो उस समय उसकी रिपोर्टिंग वहां मौके पे जाके, जबकि स्थानीय लोगों ने इस बात को कहा, साहब हमारे यहां तो इस प्रकार की चीजें हैं पहले से, कोई नया तो है नहीं, उसको मुद्दा बनाया गया, उसके आधार पर घेरने का प्रयास किया। ये वही लोग हैं जिनकी दिनचर्या हम लोगों के विरोध से प्रारंभ होती है, और उनका रात्रि के शयन के पहले भी वह, जब तक हमें 10 गाली नहीं दे देंगे, हमारे खिलाफ 10 प्रकार खिलाफ ट्वीट नहीं कर देंगे, तब तक उनको संभवतः चैन की नींद नहीं आती होगी। लेकिन ईश्वर करें वो आराम से अपना सोए हैं, हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे और प्रदेश के हित में जो होगा उस प्रकार का कार्य करेंगे। लेकिन कोरोना कालखंड के अंदर हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है, और कोरोना ने बहुत सारे सबक भी दिए। उत्तर प्रदेश आज अगर बेहतर स्थिति में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और पूरी टीम वर्क का ये परिणाम सामने आता है। मेरा मानना है कि हम लोग थर्ड वेव की आशंका को हम लोगों ने कंट्रोल किया है, आगे भी हम इसको कंट्रोल करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछली 3 सरकारें, 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, बहुत से मुद्दे होते हैं चुनाव में, लेकिन प्रमुख मुद्दा हुआ। उसके बाद 2012 में मायावती की सरकार, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। फिर 2017 में अखिलेश यादव की सरकार, उसमें ये दोनों मुद्दे थे, भ्रष्टाचार भी और कानून व्यवस्था भी। तो कानून व्यवस्था ऐसा मुद्दा है जो सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से बाहर कर देती। इन 5 सालों में जो आपने माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, आपने उसके अलावा तमाम तरह के जो कदम उठाए, चाहे वो रोमियो स्क्वाड बनाना हो, बच्चियों की सुरक्षा की बात हो, उसके जवाब में विरोधियों का तर्क होता है, वो जिक्र करते हैं उन्नाव का, वो जिक्र करते हैं हाथरस की घटना का। ऐसी घटनाओं को वो इस रूप में पेश किया जाता है कि यही कानून व्यवस्था की सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। देखिए, अपराध अपराध है, और हमारी सरकार ने 19 मार्च 2017 को शपथ लेने के साथ ही अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की बात कही थी। हमने उसके तहत कार्य किया। अपराधी कोई भी रहा हो, हमने पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी कठोरता के साथ उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बनी है।
और मुझे लगता है कि अन्य राज्यों में भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश की तुलना आप उन छोटे राज्यों से करेंगे जिनकी आबादी लाखों में है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय होगा। ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। 25 करोड़ की आबादी के राज्य में सरकार ने, जब हम लोग आए थे, आधी पुलिस की भर्तियां यहां पे नहीं हुई थी, खाली थी जगह। कारण था पिछली सरकारों की नीयत साफ नहीं थी। हमने पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। भर्ती की प्रक्रिया के साथ हमने बालिकाओं की भी भर्ती उसमें की। परिणाम सामने आया। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी है। फिर हम लोगों ने प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पहले से इस बारे में कहा कि भाई देखो, हम कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आपने कुछ चीजें देखी होंगी। हमारी सरकार आई, हमने पहला कदम एंटी रोमो स्क्वाड का गठन करके किया। इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद करके किया। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उस समय किसानों की कर्ज माफी से किया। देखिए, 3 बड़े फैसले हमारी सरकार के पहले हैं। शुरू के 3 बड़े फैसले ये हैं। आप देखिए पिछली सरकारों के बड़े फैसले क्या थे। समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई थी 2012 में, पहला कोसी कला में दंगा और श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। हम लोग अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रहे हैं। बहन और बेटियों को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी के माध्यम से उनकी बेहतरी के लिए कदम उठा रहे हैं। बिजली हर एक घर में देने की बात कर रहे हैं और उसको हमने लागू किया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया। देखिए, आज बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति का लाभ उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। आज देश के सबसे अच्छे निवेश का गंतव्य यूपी बना है। उसके पीछे बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर हमारी कानून व्यवस्था खराब होती तो मुझे नहीं लगता है कि यूपी में कोई निवेश करता। और ये निवेश केवल हमारे लिए निवेश का माध्यम नहीं बना है। ये निवेश यहां के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार देने का माध्यम बना है। आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। किसी भी राज्य की तुलना में अगर आप उत्तर प्रदेश की इन नौकरियों को देखें, किसी भी नौकरी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। दूसरा, 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर, जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर निवेश करवाया है, इस निवेश के माध्यम से उन्हें रोजगार और नौकरी के साथ जुड़े हैं। हम 17 में जब आए थे तो उस समय यूपी की बेरोजगारी दर 17% से अधिक थी। आज ये 5% है। इतने बड़े राज्य में 5% है। तब जब 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक भी यूपी में आए थे। ये यूपी की स्थिति है। स्वतः रोजगार के साथ भी लगभग हम लोग 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़े हैं। क्योंकि यूपी में हम लोगों ने कुछ स्कीम अपनी चलाई, जैसे एक जनपद एक उत्पाद, परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने और उसको रोजगार के साथ जोड़ने, कामगार जो प्रवासी हो निवासी हो दोनों की स्किल मैपिंग की कार्रवाई, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान। इसने स्वतः रोजगार की ढेर सारी संभावना को आगे बढ़ाया। हमारे यहां उनकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग के दौरान हर एक हस्तशिल्पी या कारीगर को हम एक निश्चित मानदेय देते हैं। फिर उन्हें टूल किट उपलब्ध कराते हैं। फिर उन्हें बैंकों के साथ जोड़ करके वह रोजगार लेने के लिए नहीं बल्कि रोजगार देने के एक माध्यम बन जाते हैं। और ऐसे 60 लाख लोगों को हम लोगों ने रोजगार के साथ जोड़ा है। ये बदला हुआ यूपी है। एक बड़ी समस्या 2017 से पहले, खासतौर से 2012 और 2017 के बीच में थी, वो ये कि लोगों ने धीरे धीरे बेटियों को स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना बंद कर दिया था। क्योंकि ये डर था कि उनकी इज्जत नहीं बचेगी।
अगर कोई घटना हो जाए तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती थी। एक जातीय और एक विशेष संप्रदाय के लोगों को ये इम्यूनिटी थी कि उनके